नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक डी फ्रीजर जो कि ब्लू स्टार कंपनी का है और 400 लीटर का है, उसकी जो इंटरनल कोयल थी वो लीकेज हो चुकी है। आज हम एक सामान्य फ्रीजर के फ्रीजर बॉक्स से उसके अंदर रिकोयलिंग करेंगे। अब तक आपने डी फ्रीजर में कॉपर की कोयल को ही होते हुए देखा है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस डी फ्रीजर को कूलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों शायद हम वो टेम्परेचर प्राप्त ना कर पाएँ जो एक डीप फ्रीजर का होना चाहिए। और मैं आपको कंप्रेसर से संबंधित वो डाटा बताऊंगा जो आपके हमेशा काम आता रहेगा। तो अभी आप सामने एक डीप फ्रीजर की नेम प्लेट को देख पा रहे हैं जो ब्लू स्टार कंपनी का है और 400 लीटर का है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पुराने वाले ड्रायर को रिमूव कर दिया है। आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होता है। इसमें रेफ्रिजरेंट नहीं होना चाहिए। जब तक रेफ्रिजरेंट पूरी तरह रिमूव ना हो जाए तब तक आप ब्रेजिंग किट का इस्तेमाल ना करें। हम इसके अंदर वाले सेक्शन में वो प्लेटें एवापोरेटर की जो मैंने आपको शुरू में दिखाई वो इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं अभी आगे आपको वो दिखाऊंगा। और हमने लगभग कैपिलरी वगैरह सब ज्वाइंट कर दिए हैं। हमने कैपिलरी को राउंड राउंड गोल घुमा लिया है। अगर आप इसे फिल्टर पर भी राउंड राउंड घुमाएंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे भी आपको सूट करता हो वैसे आप कर लीजिए। सेक्शन हमने थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि दोस्तों हमेशा आपको यह याद रखना चाहिए कि कभी भी सेक्शन के द्वारा हमारे कंप्रेशर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशर हमेशा वेपर के लिए ही बनाया गया है। लिक्विड आने से उसमें कई परेशानियाँ आ सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया यह 400 लीटर का एक डी फ्रीजर है। यह जो कंप्रेशर है LG का MA88 LHAP इसका मॉडल नंबर है। आप देख सकते हैं हमने इन एवापोरेटर प्लेटों को सीधे ही इस डी फ्रीजर में इंस्टॉल कर दिया। दोस्तों काफ़ी सुकून वाला प्रोसेस है। जितना हमारी मेहनत कोयलिंग करने में होती है उतनी मेहनत इस प्रोसेस में नहीं होती। यही इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसकी कॉस्ट भी उससे कम आती है। अब हम देखना है कि यह कामयाब कितने हद तक हो पाएगी। उसी बात का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और जांचेंगे क्या ये आगे रिकोलिंग करने के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये 400 लीटर का रेफ्रिजरेटर है और इसमें जो कंप्रेशर लगा है वो LG कंपनी का है MA88 LHEP। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जान पाएंगे कि कंप्रेशर एल्युमिनियम वाइंडिंग का है। कंप्रेशर के मॉडल नंबर से आप कैसे जान पाएंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, और भी कई बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ड्रायर को लगाते हुए आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होता है। इसको लगाते समय ज़्यादा देर तक ब्रेजिंग टॉर्च का इस्तेमाल इस पर ना करें, नहीं तो इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। और इस पर आप सामान्य ड्रायर से 20% लॉन्ग ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि XH7 या फिर XH9 का ड्रायर का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़ा ही ड्रायर आप इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों डी फ्रीजर में आपको एक्स्ट्रा लार्ज ड्रायर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम कैपिलरी की ब्रेजिंग करेंगे। कैपिलरी की ब्रेजिंग करते हुए आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे ब्लॉक होने से बचाना चाहिए। इसलिए ड्राइवर के एंगल को थोड़ा नीचे की तरफ झुका लीजिए जब आप कैपिलरी को ब्रेज कर रहे हो। तो दोस्तों लगभग हमने पूरी ब्रेजिंग को कर लिया है। मैंने सिस्टम को फ्लैशिंग नहीं करवाया क्योंकि आज ड्राई नाइट्रोजन की मात्रा हमारे पास कम है और बाहर का मौसम अभी ख़राब है, इसलिए हम इसको फ्लैशिंग के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। सीधा ही इसे मैं वैक्यूम पर लगाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंप्रेशर के मॉडल नंबर से आप उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। तो दोस्तों जैसे इसका जो मॉडल नंबर है MA88 है LHEP, तो 88 से आप 8.8 इसके डिस्प्लेसमेंट को मान सकते हैं। इसी के द्वारा कंपनी इसके डिस्प्लेसमेंट को दर्शाती है। 88 मतलब 8.8। वैक्यूम करने के लिए तथा गैस को चार्जिंग करने के लिए हमने मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल किया है। आप मैनीफोल्ड गेज का इस्तेमाल करके वैक्यूम का प्रोसेस और हमारा सिलेंडर भी आप एकदम से ही लगा सकते हैं। उसका तरीका आप देख लीजिए, आपको सामने से दिखाई दे जाएगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे सिलेंडर पर वाल कसने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो वाल्व है उसका रबड़ नहीं है, इसलिए हम इस सिलेंडर पर टेफ्लॉन टेप को लपेटकर उस रबड़ की कमी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर कई बार हमारा सिलेंडर यहाँ से लीक हो जाता है। इसलिए आपको इस कार्य को पहले कर लेना चाहिए। तो अब हम इसको वैक्यूम पर लगाएंगे और फिर मैं आपको आगे मॉडल नंबर के बारे में और बातें बताऊँगा कि ये एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का, वो कैसे जाने। दोस्तों वैक्यूम पंप की हालत खस्ता लग रही है। हमारा जो इसका ऑयल है वो काफ़ी पीले रंग का नज़र आ रहा है, यानी कि वो एसिडिक हो चुका है। इसलिए आप वैक्यूम पंप की लाइफ को बढ़ाने के लिए और अच्छा वैक्यूम प्राप्त करने के लिए वैक्यूम पंप के तेल को जल्दी से जल्दी बदल दीजिए, नहीं तो आपका वैक्यूम पंप खराब हो जाएगा और वो आप वैक्यूम भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कम से कम हमें 500 माइक्रो तक का वैक्यूम प्राप्त करना होता है किसी भी सिस्टम को अच्छी कूलिंग प्राप्त करने के लिए।
जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम फ्लशिंग नहीं करवाएंगे, नाइट्रोजन का स्टॉक कम है और हम इसे प्रेशर भरकर भी नहीं देखेंगे, लीकेज भी हमने नहीं चेक की, लेकिन करना ज़रूरी होता है। इसलिए हमने क्या किया कि वैक्यूम को कुछ देर के लिए होल्ड पर छोड़ दिया है। अगर कोई बड़ी लीकेज होगी तो हमें साथ के साथ पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में लीक है। अभी आप फोकस कीजिए हमारे कंपाउंड गेज पर जो लो प्रेशर साइड का नीले रंग का है। इसकी नीडल धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। अगर हमारा कोई ब्रेजिंग लीक रह गया है तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल नंबर से 8.8 यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8.8 सीसी है। उसके बाद दोस्तों LHEP आता है। L से मतलब होता है यानी कि लो बैक प्रेशर टाइप और R134A L इसका साइन होता है। उसके बाद दोस्तों H आता है। H से कंपनी बताती है कि इसका जो इम्प्रूवमेंट ऑर्डर का इसमें ये साइन है, यानी कि जो H है ABCD से शुरू होकर ये इसका नवीनतम मॉडल है, यानी कि सुधार किया हुआ मॉडल है। और इसी से आप इसके एल्युमिनियम या कॉपर होने की बात भी जान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ABCDEF लगभग कॉपर वायर के मॉडल होते हैं कंप्रेशर के। और उसके बाद HKJMN जिसके बीच में भी यह लिखा हुआ है वो कंप्रेशर एल्युमिनियम वाइंडिंग के आपको मिलेंगे। एल्जिंग कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि L से 134 लो बैक प्रेशर और H से एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला कंप्रेशर। तो हमारा वैक्यूम ब्रेक हो चुका है, यानी कि हमारा ब्रेजिंग कोई ना कोई लीक है। तो अब हमें इसमें डाइनाइट्रोजन के प्रेशर को डालकर लीकेज चेक ही करनी होगी। हमारे पास प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अगर बड़ी लीकेज होगी तो वो आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दिया है। अगर बड़ी लीकेज होगी तो हमें थोड़े से प्रेशर पर ही वो मिल जाएगी। और दुर्भाग्यवश हमारा कैपिलरी का ज्वाइंट लीक है। अब हम इस प्रेशर को बाहर निकालेंगे और दोबारा से उस कैपिलरी के ज्वाइंट को प्रॉपर से लगाएंगे। दोस्तों लीकेज को चेक करना और ढूंढना हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए। अब हमें दोबारा से ब्रेजिंग करनी होगी। इससे पहले आप डाइनाइट्रोजन के प्रेशर को पूरी तरह से बाहर निकाल लीजिए। इन बातों में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेंट का लीक होना हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूं आगे वाले अपने डिजिट पर, यानी कि L का मैंने आपको बता दिया, H का भी मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है वो E है। E से कंपनी कहती है कि इस डिजिट से हम कंप्रेशर का जो हमारा वोल्टेज का है क्राइटेरिया, यानी कि 220, 240 और 50 एच का यह हमारा कंप्रेशर है, उससे यह बात इंगित होती है। यानी कि जैसे ABCDE ये सारे डिजिट दिए हुए हैं, उन सब का एक फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज का निर्धारण किया हुआ है। तो आप ई से उसके बारे में ये जान सकते हैं कि यह कंप्रेशर कितने एच का है और कितनी इसकी वोल्टेज की कैपेसिटी है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा P लास्ट वाला। दोस्तों P से आप उस कंप्रेशर की वाइंडिंग के बारे में जान सकते हैं कि वो वाइंडिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर को सपोर्ट करती है या रनिंग को सपोर्ट करती है, या फिर वो PTC रिले वाली है, या फिर वो दूसरी वाइंडिंग है। तो आप लास्ट वाले डिजिट से उसकी वाइंडिंग के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि H अगर इसके पीछे लिखा होता तो यह CSR PTC टाइप कंप्रेशर होता। अगर M लिखा होता दोस्तों यह RSCR यानी कि रेसिडेंट स्टार्ट कैपेसिटर वाला कैपेसिटर होता PTC वाला। और इसी तरह अगर इसके पीछे F लिखा होता तो यह CSIR PTC वाला होता, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। और अगर G लिखा होता दोस्तों यह होता रेसिडेंट स्टार्ट इंडक्शन रन PTC वाला। तो ये इस डिजिट से तय किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हमने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा और प्रेशर डालकर सभी ब्रेजिंग को चेक कर लिया जाए, क्योंकि दोस्तों लीकेज हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है और जिसका जो फल होता है वो आप देख सकते हैं, अचानक बारिश होना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ जाना। तो इसलिए हम ब्रेजिंग को झाबुन के झाग द्वारा चेक करेंगे, हर ब्रेजिंग को चेक करेंगे जो हमने किया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके लास्ट वाले डिजिट से आप उसकी वाइंडिंग के बारे में पता कर सकते हैं। जैसा कि इसके पीछे P लिखा हुआ है, यह जो वाइंडिंग है वो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन वाली और रिले वाली, यानी कि इसमें PTC का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसमें कैपेसिटर होगा जो वो स्टार्टिंग होगा और CSIR वाला मेथड होगा। दोस्तों हमने वैक्यूम प्राप्त कर लिया है। अब हम रेफ्रिजरेंट को छोड़ेंगे। वैक्यूम करने के बाद आप एकदम से भी उपकरण को ना चलाएं और रेफ्रिजरेंट लिक्विड रूप में अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 3 मिनट के लिए, ताकि वो रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से हमारा इक्वलाइज हो जाए पूरे उपकरण में।
क्योंकि दोस्तों यह बात आप जान ही गए होंगे कि हमारा जो कंप्रेशर है वो वेपर को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया है। लिक्विड अगर उसमें जाएगा तो वो क्रैंकशाफ्ट को या उसकी वाल प्लेट को या गैस्केट को नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए लिक्विड रूप में अगर आप छोड़ रहे हो तो उसको वेपराइज रूप में कन्वर्ट होने दीजिए। इसलिए आपको 3 या 4 मिनट का इंतजार करना होता है, उसके बाद ही कंप्रेशर को चलाएँ और धीरे धीरे से गैस को छोड़ें और कोशिश करें कि वजन के हिसाब से ही गैस को छोड़ें। जैसा कि इस जो हमारी यूनिट है इसमें 180 ग्राम गैस हमारी RX 34A आती है। और मैं आपको वो बात बताता हूँ कि इसमें रिले जो लगती है वो होती है QLR 5-55 मॉडल नंबर की रिले इसमें लगेगी। और जो इसका OLP है वो है 4TM31 4TFD। और इसका अगर कंप्रेशर ऑयल आपको कभी बदलना पड़े तो इसमें 220 ग्राम ऑयल आप बदल सकते हैं। और भी कई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बनेगा और इसका रिजल्ट भी हम प्राप्त करेंगे। और मैं आपको यह बताऊँगा कि मैंने इसमें कैपिलरी नंबर कौन सा इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने दोस्तों इसमें जो पुरानी कैपिलरी थी वो निकाल दी है, दूसरी कैपिलरी का हमने इस्तेमाल किया है ताकि कंप्रेशर पर एक्स्ट्रा वर्डन ना पड़े और एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा मनवांछित तापमान नहीं आता तो हम इसकी कैपिलरी को भी बदलेंगे। हमारा प्लेटों के ऊपर मॉइस्चर आना शुरू हो गया है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा एक प्लेट पूरी तरह ठंडा होगा, उसके बाद फिर आगे वाली प्लेट में मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा और प्रोसेस ठीक चल रहा है अभी तक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया मॉडल नंबर के बारे में, आप जान ही गए होंगे इसकी मॉडल नंबर से आप कैसे पता करें। हमने इसमें टेम्परेचर मीटर को भी रख दिया है और देखिए अभी लगभग फ्रोस्टिंग आना शुरू हो चुका है, दूसरे वाली प्लेट पर फ्रोस्टिंग आ चुका है। इसे हम चेक करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह कंप्रेशर की जगह कोई और कंप्रेशर लगाना हो तो आप KCN 411 LAG का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डैनफोस का NL 10 FT का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टिक्कम शाह इंडिया MLC 2411 YCG का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 88 कंप्रेशर नहीं मिल पा रहा तो आप इसी जगह AE 1410 YS कंप्रेशर लगा सकते हैं, या फिर AE 1410 Y कंप्रेशर लगा सकते हैं। ये सभी कंप्रेशर इसकी जगह आराम से लग जाएंगे। तो दोस्तों हमारे कंप्रेशर को लगभग अब 7 घंटे के आसपास हो चुके हैं। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि फ्रोस्टिंग दोनों प्लेटों पर पूरी तरह से मस्त आ चुकी है। और जो इसका टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया मैं वो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उसका जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ नहीं जमी, पूरी तरह से हल्की बर्फ़ जमी हुई है, यानी कि यह डिफ्यूजर से बॉटल कूलर में कन्वर्ट हो गया आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं आई। अभी आप जो टेम्परेचर देख रहे हैं वो 4 डिग्री दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी देर खोल के रखा हुआ था वीडियो बनाने से पहले। तो फ्रोस्टिंग पूरी तरह से जम चुकी है दोनों प्लेटों पर, और इसका -4 डिग्री तक का जो लास्ट तापमान था वो हमने चेक किया। एक सेटिस्फेक्शन हम इसे नहीं कह सकते। हमने जो उसमें कैपिलरी लगाई थी वो 044 नंबर की 9 फीट कैपिलरी लगाई थी। अगर हमें इसे ज़्यादा नीचे का तापमान प्राप्त करना है, सेक्शन पर कोई बर्फ़ नहीं आई, बिल्कुल हल्की हल्की पानी की बूंदें हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी बाहर का तापमान ज़्यादा नहीं है। इसका बैक प्रेशर भी हमने ठीक ही रखा है, यानी कि 10 के आसपास इसका शुरू में बैक प्रेशर था, और अभी हम इसका बैक प्रेशर दोबारा चेक करेंगे। तो हम इसमें अगली बार कैपिलरी को बदल कर देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। और इसमें जो कैपेसिटर लगता है स्टार्टिंग वाला दोस्तों वो 50 MFD के आसपास आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या ये एक डिफ्यूजर के मापदंड पर खरा उतर पाया है, उसी के बारे में बात करते हैं। इसका जो हीटिंग कोयल है वो मेरे को चोक लग रहा है, इसलिए हीटिंग कोयल की सर्विस करने की ज़रूरत है। तो इससे इसका जो हेड प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा हल्का सा बढ़ा हुआ लग रहा है। सेक्शन पाइप पर बर्फ़ नहीं है, एक अच्छी बात है। हल्का हल्का ठंडा है, ऐसा ही होना चाहिए, डायरेक्ट रूप से लिक्विड नहीं आना चाहिए। और इसका जो बैक प्रेशर है, जब हमने इसमें गैस चार्ज किया उस वक्त पे इसका 10 या 12 PSI के आसपास इसका बैक प्रेशर था। अब हम इसके बैक प्रेशर को दोबारा जांचेंगे, क्योंकि तो उसको चलते हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, और हमारा जो बैक प्रेशर है वो अभी लगभग 8 या 9 PSI के आसपास है। दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे 10 से नीचे ही है इसकी नीडल, यानी कि 8 या 9 PSI के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह बॉटल कूलर में कामयाब हो सकता है, यानी कि इसे हम बॉटल कूलर में कन्वर्ट अच्छी तरह से कर पाए, इसमें कोई शंका या शक नहीं है। हाँ, उससे नीचे ही आप तापमान इसका ले गए, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो -30 डिग्री तक के ये तापमान को प्राप्त कर सकता है। फिर भी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे एपरेटर का तापमान होता है। सबसे अच्छी बात रही कि हमारा लिक्विड सेक्शन पाइप में नहीं आया। अगर इसे मैं इंसुलेट कर दूंगा तो ये जो
हल्के हल्के मॉइस्चर हैं ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश थी एक एक्सपेरिमेंट करने की ताकि इसका लाभ आपको भी मिल सके और आप भी बिना ज़्यादा मेहनत के और आसानी से इस एपरेटर प्लेट को लगाकर, जो हमारे सामान्य रेफ्रिजरेटर की है, हमने इसमें एलजी कंपनी के एपरेटर की प्लेटों का इस्तेमाल किया है जो कि थोड़ी सी गुणवत्ता में अच्छी बताई जाती हैं, और हमने एक डीप फ्रीजर को बोतल कूलर में कन्वर्ट कर लिया है आसानी से। अब की अगली बार जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो इसमें मैं 44 नंबर की जगह 40 नंबर कैपलर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में इतने बड़े डीप फ्रीजर पर 40 नंबर कैपलर का इस्तेमाल किया हुआ है और उससे -18 डिग्री तक का तापमान प्राप्त किया हुआ है। वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरा हर वो नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ प्राप्त हो जाए, जिससे कि आपको भी कोई फ़ायदा हो जाए। और आप मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नए हमारे टेक्नीशियंस को इसका पूरा फ़ायदा हो। धन्यवाद।